एक गांव में सास शारदा और बहू अनामिका रहती थी। दोनों सास बहू ही पैसों के लिए पागल थी। वैसे तो हर काम वो दोनों साथ में किया करते थे, फिर भी बहू को बिना बता के सास और सास को बिना बता के बहू पैसे छुपा के रखती थी। पैसों के लिए बहुत ही लालची थे, इसीलिए वो किसी पर भी दया की भाव भी नहीं रखते थे। तभी एक दिन, बहू अनामिका, आज तुम्हारी शादी का सालगिरह है। रमेश ने क्या तोहफा दिया? आपका बेटा हर साल सालगिरह पर कुछ न कुछ जरूर ले आते हैं। इस साल भी लेकर आए हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। वैसे पिछली बार उन्होंने मुझे कमरबंद तोहफे में दिया था। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था सासू माँ। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं पता। तुमने तो मुझे दिखाया नहीं कभी। असल में आप तो शहर में ही नहीं थी, इसीलिए मैं आपको वो चीज नहीं दिखा पाई। अनामिका जब अपने कमरबंद के बारे में सासू माँ से कह रही थी, ये सुन के सासू माँ को मनी मन जलन होती है और बहुत गुस्सा करती है। उसी वक्त अनामिका के पति रमेश वहाँ पे आते हैं और आने के दौरान वो अनामिका के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आते हैं। अनामिका, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी निकलना है अभी। हाँ, आ रही हूँ जी। आप अपना हाथ धोकर बैठिए, मैं अभी आके खाना लगाती हूँ। शारदा बस पीछे से यही सोच रही थी कि आखिर में रमेश तोहफे में क्या लाया होगा, पर अनामिका दुखी थी कि उसके पति ने अभी तक उसे कोई उपहार नहीं दिया और वो फिर खाना परोसने लगी। रमेश अपनी पत्नी का चेहरा देखकर ही पूरी बात समझ जाता है। इस तरह से मुंह लटका के मत रहो अनामिका। मैं तुम्हारे लिए खाली हाथ कभी आ सकता हूँ क्या? बताओ। हमारे कमरे में जाके एक बार देखो, तुम्हारे लिए एक गले का हार रखा हुआ है। जाओ देखो। रमेश ने ये सारी बातें कही जो शारदा ने पीछे से सुन ली और उसे बड़ा गुस्सा आया। आज तक उसकी माँ के लिए उसके बेटे ने कभी कोई गहना नहीं लाया, पर अपनी बीवी के लिए हमेशा महंगे महंगे गहने लेकर आता है। इस बात से दुखी होकर वो सोचती है अपने बेटे से जाके पूछेगी। फिर वो अपने बेटे के पास जाती है। क्या हुआ माँ, खाना खाई हो कि नहीं? खा लिया बेटा। तुम अपनी पत्नी के लिए इतना महंगा गहना लाए हो, ये देखकर ही मेरा पेट भर गया। आज तक तो तुमने मुझे एक छोटा तोहफा भी नहीं दिया और अपनी पत्नी को सोने के गहने से लद देते हो। तुम अपनी माँ से थोड़ा भी प्यार नहीं करते। तभी अनामिका वहाँ आ जाती है और देखती है कि शारदा अपने बेटे रमेश से बात कर रही है। सासू माँ, आप गलत बात कर रही है। इस तरह से कहना सही नहीं है। पत्नी के लिए तो लोग तोहफे लाते हैं। उन्होंने क्या गलती की है? आप उन्हें इस तरह से क्यों दोषी ठहरा रही हैं? देखो बेटा, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। क्या उससे मैं दो बात कर भी नहीं सकती क्या? मेरा उतना भी हक नहीं? आपकी उम्र हो गई है ना सासू माँ, आप जेवर पहन के बाहर कैसे घूम सकती है? लोग आपको देखकर फिर बातें बनाएंगे, इसीलिए वो आपके लिए जेवर नहीं लाते हैं, पर उन्होंने मेरे लिए लाया। इस बात को लेकर तो आप लड़ाई कर रही हैं। ऐसा करेंगे तो आपको पता है ना उन्हें कितना बुरा लगेगा। ठीक है बेटा, गलती हो गई। मुझे पता था एक दिन अगर मैं अपने पेट के बच्चे से भी कुछ कहूंगी तो मेरी गलती होगी। माफ करना, तुम लोगों को परेशान किया। ऐसा कहकर शारदा अंदर चली जाती है। जाने के दौरान वो मन ही मन सोचने लगती है, क्या हो गया है मुझे? मैं गहनों के लिए लड़ाई कर रही हूँ। ऐसा कहकर मैंने पाप कर दिया। मैं बहू के सामने छोटी हो गई। अब मैं क्या करूँ? पर गहना पहनना कोई गलत बात नहीं। मैं भी औरत हूँ, भले ही मेरे पति नहीं है, पर गहने पहनकर बाहर जाने में क्या बुराई है? मेरी बहू ने कितनी बातें सुनाई, सुनकर मैं परेशान हो गई। अब तो उसका मुंह बंद करना ही होगा। इस तरह से शारदा खुद से बातें करते करते एक बरगद के पेड़ के पास चले जाती है, जहाँ स्वामी जी ध्यान कर रहे थे। शारदा को देखकर स्वामी जी हंसने लगते हैं। देवी, यहाँ आओ। मैं तुम्हारे दिल की तकलीफ को समझ सकता हूँ। यहाँ आके मेरे पास बैठो। स्वामी जी के बुलाते ही शारदा उनके पास जाके बैठती है। अपनी बातों से स्वामी जी शारदा को शांत करते हैं, उसके सर को सहलाते हैं और उससे प्यार से बातें करते हैं। देखो माँ, एक माँ के रूप में आपने जो बात कही वो गलत नहीं थी। बुरा मत मानो, सब ठीक हो जाएगा। पर आपकी बहू ने जो कहा वो गलत है। एक दिन उसे अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। आप चिंता ना करें, आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। कहीं और मत जाओ। जाओ,
अपने घर जाओ। सर को सहलाते हुए स्वामी जी ने कहा धैर्य रखने के लिए। उनकी बातें सुन के शारदा शांत हो गई। मन हल्का हो जाता है और खुशी खुशी वो घर लौट जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, अनामिका अपनी सासू माँ को देखकर मुंह फेर लेती है। दूसरों के घर में सासू माँ लोग बैठ के भगवान का नाम जपती है, हे राम हे कृष्णा, और यहाँ पे मेरे सर पे बैठ के बस आग लगाया जा रहा है। सही उम्र में सही काम करना चाहिए, वही उम्र की खूबसूरती बढ़ाती है, और मेरे पति के उपहार लाने से आप यहाँ पर जल रही हैं। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा चुपचाप जवाब ना दे के अंदर चली जाती है। कमरे में जाके वो चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ उसे स्वामी जी की बातें याद आती है, इसीलिए शारदा बिना कुछ कहे अपने बहू को चुप रहती है। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह जब शारदा नींद से उठ के शीशा देखती है तो वो आश्चर्य रह जाती है। शारदा के बाल सोने के हो गए थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो सोचने लगती है कि सोने के बाल उसके हुए कैसे। फिर उसे याद आता है कि सन्यासी जी ने उसके सर के बालों को सहलाया था। फिर वो बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब बहू का मुंह बंद होने वाला है। अनामिका, अनामिका, आके जरा बालों में चोटी बना दो तो। अब ये नई बात बाल क्यों बांधने कह रही है? चोटी बनाने के लिए अनामिका सासू माँ के पास जाती है। उनके सोने के बाल देखकर वो आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि चोटी बनानी थी इसीलिए सासू माँ के बाल छूती है। बाद में शारदा कहती है कि उसके बालों को काट देने के लिए। बहू के काटने के बाद शारदा उन सोने को ले जाके अपने पसंदीदा गहने बनवाती है। इस बात से बहू को जलन होती है। बहू से ज्यादा गहने होने का शारदा का सपना सच हो जाता है और इस बात से वो बहुत खुश होती है। सीतापुर नाम के गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। बस आलसपन की वजह से अनामिका घर का कोई काम नहीं करती थी। हर काम के लिए वो फरमाइश बस बिस्तर में बैठे बैठे करती थी। शारदा को लगता था आज नहीं तो कल बहू को ये समझ में आएगा। एक दिन सुबह सुबह शारदा जब नींद से उठती है, उसे एहसास होता है कि ये तो ऐसा चलता ही जा रहा है। बहू रानी अनामिका सोफे पे लेटे लेटे टीवी देख रही है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। करीबन 2.5 साल हो गए शादी हुए, अभी भी इसका आलसपन जा नहीं रहा है घर का काम करने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, इसके आलसपन के बारे में बताना ही पड़ेगा। इस तरह भावुक होके सोचने के बाद वो झाड़ू और पोछा दोनों उठाती है और दोनों हाथ में माँ काली की तरह उसे उठाकर वो अपनी बहू के सामने खड़ी हो जाती है। क्या कहती हो बहू रानी, तुम बोलोगी हाँ या मैं बोलूंगी ना? भद्रकाली के रूप में शारदा को देखकर बहू रानी अनामिका बहुत डर जाती है। हाँ बोलूंगी सासू माँ। ऐसा कहकर झाड़ू लेके सासू माँ के हाथ से वो भाग के बाहर चली जाती है। फिर पूरा घर साफ करती है और पानी छिड़क के रंगोली भी बनाती है। अरे ये क्या हो गया था सासू माँ को? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ऐसा कहकर मेरे पीछे ही पड़ गई थी। उसके बाद हाँ कहने के अलावा मेरा कोई चारा ही नहीं था। ऐसा सोचने के दौरान बहू रानी अपने घर के मुख्य द्वार के सामने रंगोली बनाने लगती है और शारदा को देखकर सोचती है कि पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। अरे हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ये इतना कारगर था। इसे कहने पे तो बहू काम ही करने लगी। अब से मैं यही बोलूंगी। ऐसा सोचकर शारदा अंदर चली जाती है। 2 घंटे के बाद शारदा जब बैठकर टीवी देख रही थी, अनामिका डरते डरते वहाँ धीरे धीरे आती है और मनी मन सोचने लगती है, आज सासू माँ तो पूरे जोश में दिख रही है। अगर किट्टी कहूँ तो वो मुझे उठाकर आज खिड़की से बाहर फेंक देंगी। कुछ कहने गई तो कहीं अपने हाथ में जो है वो उठा के ना कहे हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू। क्या करूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं आंखें बंद करती हूँ और जल्दी से जो मन में आता कह देती हूँ। ऐसा सोचकर सासू माँ के पास आती है अनामिका। सासू माँ, बहुत दिनों के बाद सारे दोस्त किट्टी पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो सासू माँ मैं भी जाना चाहती हूँ। देखो बहू रानी, कोई खिड़की पार्टी कोई दरवाजा पार्टी नहीं चलेगा। मुंह बंद रखो और जाके अंदर में रसम और उत्तपम बनाओ। बहुत दिन नहीं खाई हूँ मैं। अभी नहीं सासू माँ। हाँ कोई बात नहीं चलेगा। एक और शब्द नहीं कहोगी बहू रानी, आप जान लो। छोड़िए सासू माँ, मैं कुछ भी कहूँगी तो हाथों में सामान उठा के अब कहने लगेंगी हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू।
ऐसा कहेंगी? पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप बिल्कुल बदल गई है। क्या जरूरत? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? अब से जो कहेंगी वही करूंगी मैं। ऐसा कहकर अनामिका अंदर चली जाती है किचन में। वहाँ उसे कुछ काम अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो सब्जियां काटने के टेबल पे ही सो जाती है। 1 घंटा हो जाने के बाद जब बहू रानी अनामिका किचन से बाहर नहीं आती है तो शारदा को थोड़ा संदेह होता है। वो सोफे से उठ के धीरे धीरे किचन में जाती है और देखती है कि अनामिका टेबल के ऊपर सो रही है। लगता है हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू, ये डोज इसके लिए काफी नहीं था, बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कहकर शारदा एक हाथ में बड़ा सा कलछुल और दूसरे हाथ में बिजली का तार लेके अनामिका के पास जाती है और झटके लगाती है। झटके से अनामिका उठ के बैठ जाती है। अनामिका देखती है कि सासू माँ के एक हाथ में एक बड़ा सा कलछुल है और दूसरे हाथ में बिजली का तार। हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? हाय भगवान सासू माँ, आपको क्या हो गया आज? सुबह से आप जैसे भद्रकाली बनी हुई है, आप ऐसे क्यों लग रही है सासू माँ? हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? इससे बहू को जगा रही हूँ मैं। अरे नहीं सासू माँ, ये गाना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। आपको ये गाना नहीं सुनना चाहिए था। आपने क्या ये गाना नहीं देखा? गाना बाद में देखूंगी, खाना बनाने को कहा तो तुम जाके सो गई। ये सुन के अनामिका डर जाती है। अरे मैं सो नहीं रही थी सासू माँ, योगा कर रही थी, सेहत के लिए अच्छा है। योगा कैसे करते हैं मुझे पता है। मतलब वैसा नहीं है सासू माँ। अगर आदि नहीं तो समर सिंह रेड्डी, जो भी हो बहू रानी, तुम अपना कान का फूल मेरे सर पे मत लगाओ, मैं तुम्हारी पति नहीं हूँ। हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? बोलो बहू। हाँ बोलूंगी सासू माँ, हाँ हाँ, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अब तो तुम्हारे चाल से ही पता चलेगा बहू। ऐसा क्या? तो फिर देखिए मैं कैसे चलती हूँ सासू माँ। अरे वाह बहू, ये तो जबरदस्त था। आपने कहा ना चाल से पता चलेगा, इसीलिए ऐसा था। चलन मतलब पैर से चलने वाला चाल नहीं। जो काम दिया जाता है उसे कैसे करती हो उसे चलन कहते हैं, इस चलने को नहीं। उसको बर्ताव कहते हैं सासू माँ। तो मैंने क्या बोला बहू? आपने कहा चाल और तुमने बर्ताव बोला है। दोनों ही तो चाल ही है ना। ऐसी बातें सुन के अनामिका चौंक जाती है। सुन लो, अगर तुम जबरदस्ती जोक मारोगी ना तो मैं भी जबरदस्ती मुक्का मारूंगी, समझी? तो तब से अपना तन मन यही रखो और सासू माँ की मदद करो। बहू जैसी हो बहू जैसे रहो, जो कहा याद रखो। ठीक है सासू माँ, और अगर मैं ना कहूँ तो फिर आप कहने लगेंगी हाँ बोलोगी बहू या ना बोलोगी बहू? शारदा हंसती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन से अनामिका उन शब्दों से डरने लगती है और अपना आलस्य छोड़कर एक अच्छे इंसान बनके, गुणवती बनकर घर का कामकाज करने लगती है। बहू में ऐसा परिवर्तन देखकर सासू माँ बहुत खुश हो जाती है। बाद में उन सभी चीजों को धन्यवाद कहती है जिनकी वजह से बहू के अंदर ऐसा परिवर्तन आता है।